नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश शर्मा एक बार फिर हाजिर हूँ आपके सामने। कृष्णा एकेडमी के अंकीय पटल पर मैं आपका स्वागत करता हूँ। और पिछले जो वीडियोस मैंने डाले थे उनके लिए जो आपकी सकारात्मक प्रतिक्रियाएं मुझे प्राप्त हुई है उसके लिए मैं आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। और आने वाले जो वीडियोस होंगे उनमें मैं अपने अध्ययन की गुणवत्ता को बढ़ाने का प्रयास जारी रखूँगा और आप इन वीडियोस को उन सभी अभ्यर्थियों के साथ शेयर कीजिए जो राज्य स्तर की परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। और आइए शुरू करते हैं। पिछली क्लास में अपन ने जहाँ से छोड़ा था उससे आगे राजस्थान में कृषि पद्धतियों का अगला भाग। ठीक है, दोस्तों पिछली क्लास में अपन ने पढ़ा था कि वालरा क्या होता है, दजिया क्या होता है, खड़ीन कृषि क्या होती है। उसी के अंतर्गत हम आगे राजस्थान की में कृषि पद्धतियों के वर्गीकरण का अगला भाग 3 पढ़ेंगे। उसमें अगला नंबर है समोच्च कृषि का। समोच्च शब्द क्या अर्थ देता है? सम प्लस उच्च, समान ऊंचाई की कृषि। अब इसमें समान ऊंचाई किसकी है वो थोड़ा सा अपन देख लेते हैं। इसमें पहले इसके अन्य नाम देख लेते हैं, क्योंकि एग्जाम में कई नामों से प्रश्न पूछा जाता है तो आपको सभी नाम पता होने चाहिए कि कौन सी कृषि के बारे में बात की जा रही है। तो समोच्च कृषि के अन्य नाम देखिए: सोपान कृषि, वेदिका कृषि, सीढ़ीनुमा कृषि, पर्यावरण हितैषी कृषि। ये इसके 4 अन्य नाम हैं, लेकिन अर्थ एक ही निकलता है। सोपान, सोपान, वेदिका, सीढ़ीनुमा। देखिए, सोपान, वेदिका और सीढ़ीनुमा कृषि में देखिए एक फोटो मैंने यहां पर लगा रखा है। इसमें आपको एक खेत की तस्वीर दिखा रखी है जिसमें देखिए कुछ सीढ़ियाँ सी बनी हुई है और ये सीढ़ियाँ कहाँ बनी हुई है? खेत के अंदर बनी हुई है। अब इसमें ये सारे जो नाम हैं इसके, सोपान, वेदिका, सीढ़ीनुमा, ये सब एक ही अर्थ देते हैं सीढ़ी का। मतलब एक पंक्ति सी बना रखी है सीढ़ियों की जो पर्यावरण हितैषी कृषि का कार्य करती है। इसे पर्यावरण हितैषी कृषि कहने का कारण क्या है वो अपन आगे जानेंगे, लेकिन इससे पहले अपन थोड़ा सा इसका अर्थ देख लेते हैं या इसकी परिभाषा क्या है उसके बारे में देखते हैं। पहाड़ी या तीव्र ढाल वाली भूमि में समस्त कृषि कार्य और फसलों की बुवाई ढाल के विपरीत करना। ठीक है, अब देखिए पहाड़ी या तीव्र ढाल, देखिए पहाड़ी और ये तीव्र ढाल वाली भूमि है, उसमें समस्त कृषि कार्य मतलब बीजारोपण, मेड़बंदी करना, ठीक है, और जो सिंचाई है वो करना, ठीक है, इस प्रकार के कार्य, और फसलों की बुवाई ढाल के विपरीत करना। देखिए सीढ़ीनुमा बना रखा, एक तो ढाल होता है सीधा, ठीक है, लेकिन यहाँ पर सीढ़ीनुमा बना रखा है और सीढ़ी एक के बाद एक ऊपर चढ़ती जा रही है, नीचे नहीं जा रही, ऊपर चढ़ती जा रही है, और इसी प्रकार इसको बनाया जाता है सीढ़ियों को। इसका कार्य क्या है वो देख लीजिए। ये जो सीढ़ियां हैं ये कार्य क्या करती है? अवरोधक का कार्य करती है। सीढ़ियां मतलब ये सीढ़ियां क्या है? मेड़, खूड़, या अपन जो सामान्य भाषा में, अपनी जनरल भाषा में इसको कहते हैं क्यारियां, ठीक है, वो ये क्यारियां बना रखी है। सीढ़ीनुमा ये क्या है? क्यारियां हैं, ठीक है। ये किसका कार्य करती है? अवरोधक का। किसको रोकेगी? अवरोध मतलब रोकना, ठीक है। किसको रोकेगी? मृदा संरक्षण को, ठीक है। आपने देखा होगा जब बारिश आती है तो बारिश में अगर वर्षा जल का वेग ज़्यादा है तो मिट्टी साथ में पानी के बह जाती है, और खेत की मिट्टी अगर बाहर बह के चली गई तो वो खेत को नुकसान पहुंचाती है, क्योंकि उस मिट्टी में क्या होते हैं? पोषक तत्व होते हैं,
ठीक है। और वो पोषक तत्व कृषि के लिए अत्यंत उपयोगी होते हैं। अगर उस मिट्टी को खेत में ही रोक लिया जाए, उस पानी को भी खेत में रोक लिया जाए, तो वो कृषि के लिए बहुत लाभदायक है। यहाँ पर देखिए ये जो पर्यावरण हितैषी जो वर्ड आया है यहाँ पर, पर्यावरण हितैषी, इसीलिए कहा गया है कि ये पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाती और उल्टा फायदा पहुंचाती। मृदा संरक्षण करती है, मृदा को रोकती है। जो पानी वर्षा जल के साथ बहकर जो मिट्टी वर्षा जल के साथ बहकर जा सकती थी, उसको क्या किया है, इस अवरोध ने रोक रखा। अवरोध मतलब ये जो सीढ़ी है, मेड़ है, खूड़ है, क्यारियां जिनको आप बोलते हैं, वो क्यारियां क्या करती है, इस मिट्टी को रोक लेती है अंदर। अगर वर्षा जल का वेग ज़्यादा है तो भी वो पानी क्या करेगा, धीरे धीरे उतर के नीचे जाएगा और उसमें जो मिट्टी साथ में बहकर जा रही होती है वो इस मेड़ के अंदर ही टिक जाएगी और बाहर बह के नहीं जाएगी। उससे क्या होगा, मिट्टी का कटाव कम होगा, और मिट्टी का कटाव अगर होता है तो पर्यावरण के प्रतिकूल होता है। ठीक है। अगर यहाँ पर मिट्टी को रोक लिया गया है तो इस प्रकार की कृषि पद्धति क्या कहलाती है, पर्यावरण हितैषी कृषि कहलाती है। ठीक है। अब देखिए इसमें मृदा संरक्षण के साथ साथ क्या होता है, पोषक तत्व भी होते हैं मृदा में। ठीक है। उन पोषक तत्वों को भी क्या कर लेती है, क्यारियां या मेड़ या खूंड ये अपने अंदर ही रोक के रख लेती है। ठीक है। और इससे क्या होता है, ये लाभ होता है। इस कृषि पद्धति का लाभ क्या है, आपको पूछ लिया जाए कि समोच्च कृषि पद्धति का लाभ क्या है, तो ये मृदा संरक्षण करती है और मृदा में जो पोषक तत्व होते हैं उनको खेत में ही रोक लेती है। ठीक है। वर्षा जल के साथ बहकर बाहर नहीं जाने देती है। ठीक है। आगे देखिए, अगर कोई ढालू भूमि है या पहाड़ी भूमि है, उसमें अगर बारिश होती है तो आपने देखा होगा पानी बहुत वेग से आता है। ठीक है। अब ढलान है तो पानी तो वेग से आएगा ही। ठीक है। अब इस वर्षा जल को खेत में कैसे रोका जाए, इस वर्षा जल का उपयोग सिंचाई कार्यों में हो सकता है। ठीक है। क्योंकि भाई जो ढलान है या पहाड़ी क्षेत्र है वहाँ पर सिंचाई की सुविधाएं, कृत्रिम सिंचाई की सुविधाएं प्रदान करना थोड़ा महंगा पड़ता है, या कई बार वहाँ पर सुविधा दे भी नहीं पाते हैं। तो यहाँ पर क्या किया जाता है, वर्षा जल को ही सिंचाई के काम में ले लिया जाता है। अब ढलान है या कोई पहाड़ी क्षेत्र है तो वहाँ पर जब बारिश होगी तो पानी तो सीधा बह के निकल जाएगा। ठीक है। वो कृषि के किसी काम में नहीं आएगा। लेकिन अपन ने ये कृषि पद्धति कौन सी अपनाई, समोच्च कृषि पद्धति अपनाई है, जिसको अपन ने नाम दिया है सोपान, वेदिका या सीढ़ीनुमा कृषि। ठीक है। ये तीनों क्या एक ही अर्थ देती है, सीढ़ीनुमा। ठीक है। ये सीढ़ीनुमा जो कृषि है ये क्या करती है, वर्षा जल का संरक्षण करती है। अब पानी यहाँ पर बरसेगा तो इस क्यारी में इकट्ठा होगा, अगर ये भर जाती है तो फिर इससे नीचे आएगा, इसमें इकट्ठा होगा, फिर इससे आगे इकट्ठा होगा। ऐसे करके सभी क्यारियों में पर्याप्त जल या जो नमी है भूमि की, ठीक है, सिंचित हो जाएगी एक तरह से भूमि, और उसके मतलब काफ़ी अंदर तक जल जो है अवशोषित हो जाएगा और वो बाद फसल पकने तक काम में आएगा। वो सिंचाई होती रहेगी अपने आप उससे। और ये क्या करता है, नमी संरक्षण, वर्षा जल के साथ साथ नमी संरक्षण। अभी अपन ने बात की कि यहाँ पर सिंचाई की सुविधाएं अपन प्रदान भी करना चाहें तो बहुत महंगा होता है या दे ही नहीं पाते हैं। ठीक है। अब इसमें क्या अपने आप प्राकृतिक रूप से सिंचाई होगी तो उसको अपन ने क्या किया, कृत्रिम रूप से यहाँ पर या मेड़बंदी करके उस पानी को रोक लिया, और वो क्या होगा, सिंचाई अपने आप जितना फसल को चाहिए पानी वो अपने आप अवशोषित कर लेगी जमीन के अंदर से। तो ये एक इसका और फायदा है। ठीक है। मृदा संरक्षण हो गया, पोषक तत्वों का संरक्षण हो गया, और यहाँ पर वर्षा जल का भी संरक्षण हो गया इसमें। ठीक है। अगला फायदा इसका देखिए आप, कम लागत और अधिक उत्पादन। कम लागत क्या है भाई, इसमें कोई सिंचाई की आपको सुविधा नहीं देनी पड़ती है, और पहाड़ी या ढालू भूमि है तो उसमें जो पानी के साथ मिट्टी बहकर आएगी वो क्या होगी, उपजाऊ होगी, उसमें पोषक तत्व होंगे। ठीक है। और ढलान से जो पानी आता है वो काट के लाता है, पहाड़ी क्षेत्र हो चाहे ढालू क्षेत्र हो, तो उसमें पानी के साथ बहकर जो जलोढ़ मिट्टी आती है वो क्या करती है, बहुत उपजाऊ होती है, उसमें पोषक तत्व घुलकर आ जाते हैं उस वेग के कारण। ठीक है। और वो आपके पोषक तत्व क्या होते हैं, इसमें खाद की जो आवश्यकता होती है उसको कम करते हैं, क्योंकि पोषक तत्व वैसे ही मिल रहे हैं उस मिट्टी से। ठीक है। और अधिक उत्पादन होता है, पोषक तत्व मिल गए, लागत भी नहीं लगी, सिंचाई भी क्या हो रही है, प्राकृतिक रूप से हो रही है।
ठीक है। और अब आपके कम लागत और अधिक उत्पादन, लागत कम हुई और उत्पादन भी क्या होगा, पोषक तत्वों से फसल को बहुत अच्छे पोषक तत्व मिलेंगे तो उसमें उत्पादन बहुत अधिक होगा, और ये क्या है, इसका एक फायदा है। आगे देखिए आप इसमें, ये इसका एक चित्र बता रखा है। राजस्थान में हालांकि इस प्रकार की कृषि कम की जाती है, लेकिन मैंने आज देखा था कि भाई आपके जो काजरी है, ठीक है, काजरी जोधपुर जो है वो इस प्रकार की रिसर्च कर रहा है कि धोरों में क्या किया जाए, मिट्टी के कटाव को कम करने के लिए क्या किया जाए, ऐसे सीढ़ी नुमा या ढलान भूमि पर क्या किया जाए, कृषि की जाए। उससे क्या भाई ये फायदा अपन राजस्थान में भी ले सकते हैं। वैसे ये कृषि होती है नॉर्थ ईस्ट भारत, उत्तर पूर्व भारत में होता है, और नागालैंड साइड में, मिजोरम साइड में ये कृषि होती है, लेकिन राजस्थान में अगर अपन संभावना की बात करें तो ये धोरों में और आपके दक्षिणी राजस्थान में जो पहाड़ी इलाका है अरावली का, वहाँ पर इस प्रकार की कृषि की जा सकती है आदिवासियों द्वारा। या पिछले वीडियो में अपन ने जहाँ पर देखा था कि वालरा, दजिया, चिमाता में से क्या हो रहा था, दजिया जो है वो कहाँ की जा रही थी, मैदानी क्षेत्रों में की जा रही थी, लेकिन चिमाता है वो चिमाता ढालों पर या पहाड़ी क्षेत्र में की जा रही है। तो पहाड़ी क्षेत्र में इस प्रकार की कृषि वो कर सकते हैं अपन राजस्थान में, ठीक है। तो ये राजस्थान का एक उदाहरण था। और अगली स्लाइड में अपन पढ़ते हैं, आप चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आशा करता हूं दोस्तों आपने पिछली स्लाइड का स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आप जहां पर भी आपको उचित लगे वहां पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और उसको आप नोट्स टाइप में उतार भी सकते हैं या बार बार देख भी सकते हैं, ठीक है। तो अगला अपन जो कृषि पद्धति है वो राजस्थान में देख लेते हैं कि भाई क्या नाम है उसका और किस प्रकार की जाती है। देखिए इसका नाम, अगली कृषि जो पद्धति है, इसका नाम है पट्टीदार कृषि, ठीक है। पट्टीदार कृषि, पट्टीदार आप देखते हैं स्ट्रिप बोलते हैं इंग्लिश में, स्ट्रिप क्रॉपिंग या फार्मिंग बोलते हैं। और पट्टीदार कृषि क्या है, ढाल युक्त या समतल भूमि में मृदा क्षरण को रोकने के लिए फसलों को एक के बाद एक पट्टियों में बोना, ठीक है। अब आपने देखा होगा ये कुछ फोटोज दे रखे हैं इसमें, स्ट्रिप है, एक पट्टी सी है, ये आप देखिए, ये फूलों की कृषि है और ये सामान्य कृषि किसी और प्रकार से की गई है। और इसमें सब में आप एक ही पैटर्न देखेंगे, पट्टी नुमा एक क्यारी सी बना रखी है, और वही यहाँ पर क्या लिखा है, पट्टीदार कृषि। अब इसका यूज क्या है, ढाल युक्त समतल भूमि में, ठीक है। ये पट्टियाँ आपने अगर उभार के रूप में बना दी तो वही फायदा है जो पिछली स्लाइड में अपन ने पढ़ा था कि भाई समोच्च कृषि में जो फायदा मिल रहा था कि पानी के वेग के कारण कई बार मिट्टी का कटाव होता है, ठीक है। और वो मिट्टी का कटाव होने के कारण क्या होता है, वो मिट्टी पानी के साथ बहकर चली जाती है और कृषि के कोई ज़्यादा यूज़ में नहीं आती है। तो उसको रोकने के लिए एक और तरीका है कि भाई स्ट्रिप फार्मिंग की जाए या पट्टीदार कृषि की जाए। तो ये आप देखिए एक खेत है, 4 इसमें फोटोज दे रखे हैं, सब में एक ही पैटर्न से खेती कर रखी है। और ये क्या करती है भाई, मृदा क्षरण को रोकती है, मृदा के कटाव, क्षरण का मतलब होता है कटाव या नष्ट होना, ठीक है। जो पोषक तत्व बह के चले जाते हैं उनको रोकने के लिए क्या किया जाता है, इस प्रकार की कृषि की जा सकती। अब देखिए पट्टियों में बोना, सभी पट्टियों में बो रखी, देखिए फसलों को। ये आप एक गार्डन देखिए, गार्डन बोल लीजिए या खेत बोल लीजिए, इसमें सब में देखिए 3 फोटोज में फूल दे रखे हैं, ठीक है। राजस्थान में ऐसी कृषि होती है क्या, बिल्कुल होती है ऐसी कृषि राजस्थान में, लेकिन कहाँ पर होती है, देखिए मैंने आपको विशेष रूप से एक उदाहरण दिया है, फूलों की कृषि। आपने जैसे क्षेत्रीय अपन उदाहरण लें तो राजस्थान में जो अजमेर जिला है उसका एक छोटा सा कस्बा है पुष्कर, पुष्कर में फूलों की कृषि की जाती है, पुष्कर और उसके आसपास क्षेत्र में। और वहाँ पर क्या किया जाता है, फूलों की कृषि जब की जाती है तो इस प्रकार से स्ट्रिप फार्मिंग की जाती है, पट्टीदार कृषि की जाती है। और ये स्ट्रिप फार्मिंग आप पश्चिमी राजस्थान में भी देख सकते हैं, जो काजरी है वो इस प्रकार के प्रयास कर रहा है। लेकिन क्षेत्रीय अपन ने उदाहरण लिया है तो ये देखिए गुलाब की कुछ इसमें पुष्प उगा रखे हैं, और वो एक पट्टीनुमा क्षेत्र में देखिए निरंतर पट्टियों का एक समूह है और उसमें बीच बीच में गुलाब की कृषि की गई है। इसी प्रकार ये हजारे की कृषि, और ये ट्यूलिप का गार्डन लग रहा है। वैसे ट्यूलिप इधर होता है जम्मू कश्मीर साइड में।
और ये जो है आपके, ये क्या है भाई, पट्टीदार कृषि पद्धति से बोए जाते हैं, ठीक है। और इससे क्या होता है, मिट्टी का कटाव कम होता है, पोषक तत्व ज़्यादा मात्रा में ज़मीन में रहते हैं और पानी के साथ घुलकर दूर तक नहीं बह के जाते, ठीक है। तो ये इसका क्या है, एक प्रयोग है और ये इसका उदाहरण है। उदाहरण में आप फूलों की कृषि ले सकते हैं। अजमेर में जो पुष्कर कस्बा है, ठीक है, वहाँ पर इस प्रकार की कृषि की जाती है और इसका एक ही जो फायदा है वो मृदा क्षरण को रोकना, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, कृषि पद्धतियों में अगला प्रकार है जैविक कृषि, और ये आप मान के चलिए सबसे इम्पॉर्टेंट अभी ट्रेंड चल रहा है जैविक कृषि का। तो इसमें से एक दो प्रश्न या दो तीन प्रश्नों में मैं आपको बताऊंगा भारत की अर्थव्यवस्था या राजस्थान की भूगोल और अर्थव्यवस्था में क्या करंट से प्रश्न बन सकता है। वो देखिए, जैविक कृषि, जैविक कृषि, जैविक शब्द ही क्या अपन को बता रहा है कि इसमें क्या होगा, आपके जो जैविक अंश होंगे, ठीक है, जैविक पदार्थों को एक खाद के रूप में लेके क्या करेंगे, अपन कृषि करेंगे, उसमें कोई रासायनिक खाद नहीं डाला जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं, देखिए, ऑर्गेनिक, जैविक कृषि को इंग्लिश में बोलते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग, या इसको आप एक और वर्ड दे सकते हैं, कार्बनिक कृषि। कार्बन, पृथ्वी में मौजूद जो सभी वस्तुएं हैं उनमें कार्बन का अंश कुछ मात्रा में मौजूद रहता है। हमारे शरीर में, अन्य जीवों के, जो पशु पक्षी हैं उनके शरीर में, पेड़ पौधे हैं उनकी जो पत्तियां हैं वो ज़मीन पे गिरती हैं, उनमें भी क्या होता है, कार्बन का अंश होता है, ठीक है। अब जो भी अपन सब्जियां खाते हैं, ठीक है, उनका कचरा कई बार बाहर फेंक देते हैं, आपने देखा होगा, ठीक है, छिलके हैं फल फ्रूट्स के, उनको आप बाहर फेंक देते हैं, लेकिन वो यहाँ पर काम में आ सकते हैं, ठीक है। तो इसको क्या बोला, कार्बनिक। जो खाद होगी वो कार्बनिक अंश कहाँ से प्राप्त होंगे, जो हमारे जीव जंतु हैं उनका मलमूत्र होता है, सब्जियां होती है, फल होते हैं, उनके छिलके होते हैं, ठीक है, पेड़ पौधों की जो पत्तियां टूट के गिरती है नीचे, उनमें भी क्या होता है, कार्बन का अंश मौजूद होता है, और वो जमीन के अंदर, मिट्टी के अंदर घुलकर क्या करती है, अपने कार्बन को बिल्कुल मिक्स कर लेती है। फिर देखिए, इसमें जैविक कृषि में क्या होता है, रासायनिक उर्वरकों का और कीटनाशकों का कोई किसी प्रकार का प्रयोग नहीं होता है, ठीक है। कीटनाशक जो रासायनिक पदार्थों से बनते हैं, और रासायनिक जो उर्वरक होते हैं, आप देखते हैं नाइट्रेट होता है, फॉस्फेट होता है, आप क्या बोलते हैं जनरल लैंग्वेज में यूरिया बोलते हैं, ठीक है। और वो क्या होता है, इसमें बिल्कुल प्रयोग नहीं लिया जाता है, और ना ही कीटनाशकों का। आपने देखा होगा जो किसान भाई लोग होते हैं वो जो बीज और कीटनाशकों की दुकान से लेके आते हैं और पेस्टिसाइड अपने जो खेत होते हैं उनमें कीटों के रोकथाम के लिए यूज़ लेते हैं, लेकिन उससे क्या होता है, ज़मीन को नुकसान होता है। केमिकल कोई किसी भी प्रकार का हो, वो शरीर को कुछ ना कुछ आपको नुकसान पहुंचाएगा। अगर अपन ज़्यादा मात्रा में, एक तय सीमा से ज़्यादा ले लेते हैं, तय मात्रा से ज़्यादा ले लेते हैं काम में, तो इससे यही फायदा है कि इसमें रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का किसी प्रकार का प्रयोग नहीं होता है। जो सारी जो खाद होती है, उर्वरक होते हैं, ठीक है, वो सड़ी गली जो चीज़ें होती है उनसे ही प्राप्त होते हैं, और वो कार्बन के अंश मैंने आपको बता दिया है। पेड़ पौधों की पत्तियां और आपके जो फ्रूट्स होते हैं, फल होते हैं, ये आपकी सब्जियां होती हैं, उनके जो छिलके होते हैं, या आपके मृत जीवों के अंश होते हैं, और जो उनका मलमूत्र होता है, ठीक है, उसको इसमें उर्वरक के रूप में काम में लेते हैं, ठीक है। अब देखिए, इसमें एक और अभी चीज़ बताएंगे, प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग होता है। प्राकृतिक संसाधन जो अभी मैंने बात की थी वही होते हैं प्राकृतिक संसाधन। इसमें थोड़ा इमेज थोड़ा ब्लर है, लेकिन मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा समझा देता हूँ।
देखिए ये पहला जो इसमें बिंदु दे रखा है वर्मी कंपोस्ट, वर्म बोलते हैं आप जो केंचुआ होता है, ठीक है, केंचुआ। केंचुआ आपने कई बार देखा होगा कि केंचुए को जानबूझ के पाला जाता है, ठीक है। अब केंचुआ क्या होता है? किसान का मित्र। किसी एग्जाम में पूछा है कि निम्न में से किस जीव को किसान का मित्र कहा जाता है, ठीक है, तो उसमें क्या होगा? आपके केंचुआ। केंचुए को वर्म बोलते हैं। ये केंचुआ क्या करता है, जहां पर भी आप इसको छोड़ते हैं वहां की मृदा को उपजाऊ बना देता है, क्योंकि ये उसको उर्वर बनाता है, उसको खोखली करता है, उसमें नाइट्रोजन और कार्बनिक अंश अधिक मात्रा में घुलने की संभावना होती है, मिश्रण होने की संभावना रहती है। ये पोली कर देता है जमीन को अंदर से, और वो क्या होती है? उपजाऊ हो जाती है, ठीक है। और इंग्लिश में केंचुए को ही क्या बोलते हैं? वर्म बोलते हैं। और ये जो केंचुआ मिट्टी में या सड़ी गली जो चीजें होती हैं उनमें जमीन को उपजाऊ बनाता है, तो उससे जो खाद बनती है उसको ही क्या बोलते हैं? वर्मी कंपोस्ट बोलते हैं, ठीक है। वर्मी कंपोस्ट या वर्मी कल्चर एक कृषि का प्रकार आपने देखा होगा पिछले वीडियोस में हमारे यूट्यूब चैनल पे। उसमें एक देखिए वर्मी कंपोस्ट होता है, वर्मी कल्चर, ठीक है। उसमें वर्मी कंपोस्ट केंचुए द्वारा जो जमीन में उपजाऊ खाद बनाई जाती है उसको वर्मी कंपोस्ट बोलते हैं, ठीक है। और वो ही क्या करता है? किसान के लिए मित्र का काम करता है, क्योंकि ये खाद, प्राकृतिक खाद उपलब्ध करवाता है किसानों को, ठीक है। तो केंचुआ पालन आजकल बहुत उन्नत अवस्था में है कई जगह, ठीक है। तो ये अभी ट्रेंड चल रहा है। अब देखिए दूसरा है हरी खाद। हरी खाद होता है जिसमें आप देखते हैं कि जो हरी पत्तियों के अंश होते हैं उसको मिट्टी में मिलाकर उनको थोड़ा सा सड़ने दिया जाता है, या उसको सुखा के उसका पाउडर बना के भी कई बार खाद के रूप में यूज़ लेते हैं, ठीक है। हरी खाद हरी पत्तियों से। फिर है जैविक, जो आपके जो पदार्थ होते हैं, जैविक पदार्थ होते हैं। जैविक पदार्थों में अभी मैंने जो आपके बताया था, सड़ी गली पत्तियाँ, फल फ्रूट और जो सब्जियों के अंश होते हैं, ठीक है, मलमूत्र के अंश होते हैं जो पशु पक्षियों के, ठीक है, और बाकी चीज़ें जो। अब देखिए इसमें एक और फायदा है पशुपालन। जैविक कृषि में क्या किया जाता है? पशुपालन अनिवार्य रूप से किया जाता है, और जो खाद होती है वो जैव उर्वरक ही काम में लिए जाते हैं। किसी भी प्रकार का रासायनिक जो पदार्थ है वो ना तो कीटनाशकों के रूप में उपयोग लिया जाता है, ना आपके खाद के रूप में उपयोग में लिया जाता है, ठीक है। और देखिए इसमें जो सुरक्षा है वो बहुत अच्छी मिलती है किसानों को। और आपने देखा होगा कई बार किसानों को ज़्यादा जानकारी नहीं होती है, तो पेस्टिसाइड जो कीटनाशक हैं वो ज़्यादा मात्रा में यूज़ ले लेते हैं, और उससे क्या होती है? फसल जहरीली हो जाती है। ऐसा कोई खतरा इस प्रकार की कृषि पद्धति में नहीं होता है, तो इसका एक बहुत अच्छा फायदा है। ये हरी खाद हो गया यहाँ पे, और ये जैविक खाद, ये सामान्य जो खाद होती है प्राकृतिक गोबर की बोल सकते हैं आप, पशुओं का जो गोबर होता है उससे। और ये फसल सुरक्षा दिलाता है, फसल के स्वास्थ्य के लिए तो सुरक्षा उपलब्ध करवाता ही है। मनुष्य या जो किसान बंधु हैं उनके स्वास्थ्य को भी बहुत ये सुरक्षा उपलब्ध करवाता है, क्योंकि इसमें किसी प्रकार का केमिकल यूज नहीं होता है, ठीक है। अब ये जैव उर्वरक हो गया यहाँ पे। ये जैविक खेती होती है, इसमें पशुपालन अनिवार्य रूप से किया जाता है। अब इसमें देखिए एक तो ये प्रश्न बन गए यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए कि रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का प्रयोग नहीं किया जाता, उसके अलावा देखिए प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग किया जाता है। तो ये सारे क्या है? प्राकृतिक संसाधन है। और आपको पूछ ले कि जैविक कृषि का फायदा क्या है, तो ये कुछ फायदे हैं। अब एक क्या 3 प्रश्न बनते हैं यहाँ पर। करंट अगर आप पढ़ते हैं तो उसमें बहुत अच्छे प्रश्न बन सकते हैं कि भारत का पहला जो जैविक राज्य है वो कौन सा है? भारत का पहला जो जैविक राज्य है वो सिक्किम।
भारत का पहला जैविक राज्य कौन सा है? सिक्किम है। ठीक है, ये प्रश्न पहले एग्जाम में पूछा गया है और भी पूछा जा सकता है। अब आपको जैविक राज्य क्या होता है वो थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। अभी अपन ने जो पढ़ा है इसमें देखिए रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का जीरो यूज होता है, जीरो उपयोग में लेते हैं इसको, बिल्कुल शून्य मात्रा में। सिक्किम ऐसा पहला राज्य है जहाँ पर जो खेती की जाती है उसमें पूर्ण जो खाद होगी, जो उर्वरक होंगे वो प्राकृतिक होंगे। ठीक है, और कीटनाशक भी क्या होंगे? प्राकृतिक, जैसे नीम की पत्तियां हैं। ठीक है, और इसी प्रकार की प्राकृतिक चीज़ों से ही बनाए जाएंगे। तो भारत का पहला राज्य है सिक्किम जिसने अनिवार्य रूप से वहाँ कृषि के क्षेत्र में जैविक कृषि को बढ़ावा दिया है और पूर्ण रूप से जो उर्वरक है और कीटनाशक है वो प्राकृतिक चीज़ों से ही बनाए जाते हैं। ठीक है, तो ये पहली पॉलिसी लागू की है, इसलिए इसको भारत में पहला जैविक राज्य होने का खिताब दिया गया है। लगभग 2014 में इसको दिया गया था। और फिर प्रश्न बनता है, ये तो हो गई भारत की बात, लेकिन राजस्थान की बात करें तो भारत में सिक्किम राज्य और राजस्थान में जिला पूछ ले कि राजस्थान का पहला जैविक जिला कौन सा है, तो उसमें नाम आएगा आपके डूंगरपुर जिले का। अब डूंगरपुर जिला क्यों पहला जैविक जिला बना? उसका भी यही कारण है, जैसे भारत में सिक्किम ने सबसे पहले पहल की क्षेत्र में कि भाई जो खेती होगी पूर्ण रूप से जैविक चीज़ों से ही की जाएगी, अन्य कोई रासायनिक और जो कीटनाशक है और उर्वरक है वो काम में नहीं लिए जाएंगे। वैसे ही राजस्थान में डूंगरपुर एकमात्र ऐसा जिला है अभी तक जिसने पूर्ण रूप से अपने यहाँ खेती में किस प्रकार की उर्वरक और कीटनाशक उपयोग करना शुरू किया है जो प्राकृतिक हों, उनमें किसी प्रकार का रसायन उपयोग में नहीं लिया जाता। इसलिए भारत में पहला हो गया सिक्किम, राजस्थान में पहला जिला हो गया, यहाँ पर ध्यान रखना राज्य है, ठीक है, और यह है राजस्थान में जिला। ठीक है, डूंगरपुर राजस्थान का पहला जैविक जिला है। ठीक है, जहाँ पर पूर्ण रूप से जो खेती होती है वो जैविक रूप से होती है, जैविक पदार्थों से ही उर्वरक और आपके कीटनाशक बनाए जाते हैं। अब देखिए तीसरा नाम है ददिया। ये तो हो गए राज्य की बात, ये हो गया राजस्थान के जिले। यहाँ भारत के गाँव जिले की बात नहीं हो रही है, राजस्थान के जिले की बात हो रही है। तो राजस्थान का पहला जिला कौन सा है? पहला जैविक जिला डूंगरपुर। और तीसरा इसमें देखिए ददिया नाम दे रखा है, तो यहाँ पर राजस्थान में पहला गांव पहला जैविक गांव जिसे बनाने की घोषणा की गई है हाल ही में, वो कौन सा है? ददिया गांव। ददिया पड़ता है जयपुर जिले में। ददिया गांव है जिसे राजस्थान में पहला जैविक गांव होने का जैविक गांव बनाने की घोषणा की गई है। अभी कार्य प्रगति पर है यहाँ पर, और सरकार द्वारा घोषित करने की शीघ्र घोषणा की गई थी अभी, लेकिन आगे काम जारी है इसका। और ये आप देख लीजिए, इसमें आप चाहे तो ये प्रश्न तीनों एक प्रश्न और 3 ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जो भी राज्य स्तर की परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उन तक ये वीडियो पहुंचाइए ताकि हमारी मेहनत भी सफल हो। धन्यवाद।